वर्ल्ड जहाँ मैरिज, फैमिली या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। क्या इंसान कभी ऐसे रहते थे? और अगर रहते थे तो वहां से आज की कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज तक का सफर आखिर हुआ कैसे? ये सवाल एंथ्रोपोलॉजी की बिल्कुल जड़ में है। बिल्कुल। आज हम इसी जर्नी को ट्रेस करेंगे कुछ ब्रिलियंट माइंड्स की थ्योरीज के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, अगर आप ऐसी डीप नॉलेज वाली बातचीत मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। ओके, तो आज का लर्निंग मैप क्या है? इस पड़ताल में हम 8 की क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। चलिए। सबसे पहले हम लुइस हेनरी मॉर्गन की मैरिज और फैमिली की एवोल्यूशन थ्योरी को समझेंगे ओके। और देखेंगे कि दूसरे एवोल्यूशनिस्ट उनसे डिसएग्री क्यों करते थे। फिर हम एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस जानेंगे। इन्वेंशन वर्सेस बोरोइंग, राइट? एग्जैक्टली। इसके बाद क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करेंगे। द ओल्ड स्कूल वर्सेस द न्यू स्कूल। फिर हम यूनिवर्सल कल्चर एवोल्यूशन के आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के कोर टेनेट्स क्या थे, इस पर भी बात होगी। 19th सेंचुरी के एवोल्यूशनिस्ट और न्यू एवोल्यूशनिस्ट के अप्रोचेस में क्या अंतर था, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम समझेंगे कि एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, सोशो कल्चरल भी क्यों है। द बॉडी एंड कल्चर डुएट। और आखिर में मॉर्गन और टाइलर के हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस पर फोकस करेंगे। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। तो पहला सवाल फ्रॉम 2015 फॉर 20 मार्क्स। How did Mogul explain the evolution of marriage, family, and socio-political organization? And how did other evolutionists disagree with his explanation? Broad micro theme. Lewis Henry Morgan's unilinear evolutionary framework for human social institutions and the subsequent scholarly critiques. The unilinear ladder of progress. चलिए इस पर बात करते हैं। मॉर्गन ने अपनी बुक एंशिएंट सोसाइटी में प्रपोज किया कि सभी ह्यूमन सोसाइटीज एक फिक्स्ड यूनिवर्सल सीक्वेंस से गुजरती हैं। कौन से सीक्वेंस? सैवेजरी, फिर बार्बेरिज्म और फाइनली सिविलाइजेशन। अच्छा, तो एक सीडी है। बिल्कुल। उनका मानना था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली और गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। सिंपल है ना? बिल्कुल एक वीडियो गेम के लेवल्स की तरह। एग्जैक्टली। लेवल 1 सैवेजरी, फिर आप लेवल 2 बार्बेरिज्म अनलॉक करते हो और फाइनली लेवल 3 सिविलाइजेशन पर पहुंचते हो। हाँ, और मॉर्गन के हिसाब से हर सोसाइटी को ये लेवल्स क्रॉस करने ही पड़ते हैं। नो शॉर्टकट्स। तो इस आंसर को आगे बढ़ाने के लिए यूनिलीनियर एवोल्यूशन टर्म को याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब है वन सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्रेस। तो मॉर्गन ने मैरिज और फैमिली के एवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि फैमिली प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से शुरू हुई, मतलब शुरुआत में कोई रूल्स नहीं थे। ओके, टोटल केओस। फिर आई कंसैंग्विन फैमिली एंड ग्रुप मैरिज, जैसे उन्होंने हवाइयंस का पुनलुलान सिस्टम स्टडी किया, जहां ब्रदर्स के ग्रुप्स सिस्टर्स के ग्रुप से शादी करते थे। इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे पेयरिंग फैमिली आई, थोड़ी स्टेबिलिटी आई, पर यूनियंस अभी भी इजीली डिसॉल्व हो जाते थे। और फाइनल स्टेज? मोनोगमी एंड पेट्रियार्कल फैमिली, और यही उनका सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। क्यों? उन्होंने इसको किस चीज से लिंक किया? उन्होंने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से जोड़ा ताकि इनहेरिटेंस क्लियर हो, यानी पैट्रिलिनियल डिसेंट। अच्छा, तो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या? वो भी सिमिलरली इवॉल्व हुआ। शुरू में सोसाइटी किनशिप पर चलती थी, टेरिटरी पर नहीं। किन बेस्ड यूनिट्स जैसे जीन्स या क्लैन। इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, उनकी इरोक्वे कन्फेडरेसी की स्टडी, वहां क्लैन्स ही सोशल लाइफ को रेगुलेट करते थे। और स्टेट कब बना? जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, मतलब एग्रीकल्चर से इतना फूड प्रोड्यूस हुआ कि सबकी जरूरत पूरी हो गई, तब जाकर टेरिटोरियल स्टेट बना। ये तो मॉर्गन का पर्सपेक्टिव हो गया। डिसएग्रीमेंट्स कहाँ से शुरू हुए? सबसे पहले तो फ्रीडरिक एंगल्स ने ही उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने मॉर्गन का डेटा यूज किया, हाँ। बट कहा कि मोनोगमी कोई मॉरल प्रोग्रेस नहीं, बल्कि औरतों को सब्जुगेट करने का एक इकोनॉमिक टूल था। वाओ, सेम डेटा, कंप्लीटली डिफरेंट कंक्लूजन। फिर आए ई.बी. टाइलर, उन्होंने इन रिजिड स्टेजेस को रिजेक्ट किया और डिफ्यूजनिज्म यानी कल्चरल बोरोइंग पर जोर दिया। और सबसे बड़ा क्रिटिक वो फ्रांस बोआस से आया। उन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म से बताया कि हर कल्चर यूनिक है। अच्छा, उनकी क्वाक्यूटल पीपल की स्टडी ने दिखाया कि उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मॉर्गन के प्रिमिटिव लेबल में बिल्कुल फिट नहीं होते। ओके, सो लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल स्ट्रक्चर पर। इस आंसर में मॉर्गन के आइडियाज और क्रिटिक्स को अलग-अलग हेडिंग्स में प्रेजेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है फॉर क्लैरिटी। पहले थ्योरी समझाते हैं, फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस। इससे एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साफ दिखती है। मेक सेंस। अब कंटेंट पर। मॉर्गन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को मोनोगमी से लिंक क्यों किया? थोड़ा सोचो। क्योंकि उनके मुताबिक जब प्रॉपर्टी आई तो मर्दों को ये सर्टेनिटी चाहिए थी कि उनके बच्चे कौन है, ताकि इनहेरिटेंस उन्हीं को मिले। एग्जैक्टली। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर फिर से। केस स्टडी आइरोक्रो कॉन्फेडरेशिया लिखने से आंसर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये आपके पॉइंट को कॉन्क्रीट एविडेंस से सपोर्ट करता है। इससे आंसर और ज्यादा क्रेडिबल और कन्विंसिंग लगता है, थ्योरी को रियलिटी से जोड़ता है। राइट। एक कंटेंट क्वेश्चन, एंगल्स का पर्सपेक्टिव मॉर्गन से अलग कैसे था, जबकि डेटा सेम यूज किया? बस सिंपल है, मॉर्गन ने इसे मॉरल एवोल्यूशन माना, प्रोग्रेस। हाँ, जबकि एंगल्स ने इसे इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट के लेंस से देखा। बस देखने के एंगल का फर्क है दोस्त। गॉट इट। अब स्ट्रक्चर पर एक और। टेबल फॉर्मेट, मॉर्गन्स इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन यूज करने का बेस्ट बेनिफिट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल, विजुअल और इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। रिवीजन के लिए तो परफेक्ट है। और लास्ट कंटेंट क्वेश्चन, फ्रांस बोआस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का आइडिया मॉर्गन के यूनिलीनियर एवोल्यूशन के आइडिया को डायरेक्टली कैसे चैलेंज करता है? देखो, बोआस कहते हैं कि हर कल्चर का अपना यूनिक पाथ होता है, ठीक है, जबकि मॉर्गन कहते हैं कि सबका पाथ एक ही है। इट्स अ डायरेक्ट ऑपोजिशन, नो ग्रे एरिया। ग्रेट। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो बोलना। रेडी। Morgan proposed a unilinear evolution from savagery to civilization, linking monogamy to private property, but was critiqued for his rigid stages.
चलो, rehearse this. गुड वन। So, एक mini recap. इन शॉर्ट, मॉर्गन ने एक सिस्टमैटिक लैडर बनाई सोशल एवोल्यूशन की, लेकिन बाद के थिंकर्स ने उस लैडर के रंग्स को ही चैलेंज कर दिया। बहुत बढ़िया. Let's move to the next question. ये भी 2015 से है, for 15 marks. ओके, How do diffusionism and evolutionism differ as explanations of culture change? broad micro theme, the theoretical divide between endogenous innovation, evolutionism, and exogenous cultural borrowing, diffusionism, as drivers of social transformation. The big debate. Invention versus borrowing. सिंपल टर्म्स में evolutionism कहता है कि सोसाइटीज अपने आप अंदर से चेंज होती हैं, Independent invention. करेक्ट, और डिफ्यूजनिज्म कहता है कि सोसाइटीज एक दूसरे से आइडियाज बोरो करके चेंज होती हैं। Cultural contact. बिल्कुल। इसका कोई real life example? सोचो, तुम्हारे सारे दोस्त एक ही टाइप का मीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या सबने वो मीम खुद बनाया, ये हो गया evolutionism. या फिर एक ने बनाया और बाकी सबने कॉपी पेस्ट या शेयर किया? Exactly. वो हो गया diffusionism. समझ गया। तो ये कल्चरल चेंज को एक्सप्लेन करने के दो फंडामेंटल अपोजिंग आइडियाज हैं. एक इंटरनल ग्रोथ की बात करता है, दूसरा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की। चलो इसके कोर डिफरेंसेस देखते हैं। सोर्स ऑफ इनोवेशन से शुरू करते हैं. एवोल्यूशनिज्म में चेंज एंडोजिनस है, यानी अंदर से, इंडिपेंडेंट इनोवेशन। और डिफ्यूजनिज्म में? चेंज एक्सोजिनस है, यानी बाहर से, कल्चरल बोरोइंग। ठीक है. प्रोग्रेशन मॉडल का क्या? एवोल्यूशनिज्म एक यूनिवर्सल सीक्वेंस देता है, जैसे एल.एच. मॉर्गन का सैवेजरी, बारबारिज्म, सिविलाइजेशन। और डिफ्यूजनिज्म इस पर रिजेक्ट करता है? हाँ, फ्रांस बोआस ने इन रिजिड स्टेजेस को रिजेक्ट किया और कहा कि हर कल्चर का यूनिक हिस्टोरिकल पाथ होता है। इनकी मेथोडोलॉजी भी अलग होगी? बहुत अलग। एवोल्यूशनिज्म कंपैरेटिव मेथड यूज करता है, अलग अलग सोसाइटीज की सिमिलैरिटीज देखकर यूनिवर्सल स्टेजेस निकालता है। और डिफ्यूजनिज्म? वो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन यूज करता है, एक स्पेसिफिक ट्रेट का ओरिजिन यानी हाथ ट्रेस करता है, जैसे G.E. स्मिथ्स की थ्योरी कि इजिप्ट सभ्यता का सेंटर था। केस एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं. एवोल्यूशनिज्म का एग्जाम्पल है फर्टाइल क्रेसेंट और मेसो अमेरिका में एग्रीकल्चर का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। और डिफ्यूजनिज्म का? बोआस की पोटलाच सेरेमनी की स्टडी अमंग क्वाक्यूटल, वो सेरेमनी इंटरग्रुप एक्सचेंज से शेप हुई थी, ना कि किसी एवोल्यूशनरी स्टेज से। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, एवोल्यूशनिज्म पर एथनोसेंट्रिक बायस का आरोप लगा, क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटीज को टॉप पर रखते थे. करेक्ट। वहीं हाइपर डिफ्यूजनिज्म पर लोकल एजेंसी को इग्नोर करने का आरोप लगा। तो आज क्या माना जाता है? आज मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी दोनों को मानती है। सोचो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैसे इंडिपेंडेंटली इन्वेंट भी हो रही हैं और ग्लोबली डिफ्यूज भी। ये तो सही बात है. चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. पहला स्ट्रक्चर पर. इस आंसर को टेबल फॉर्मेट एवोल्यूशनिज्म वर्सेस डिफ्यूजनिज्म में लिखना क्यों स्मार्ट है? क्योंकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन को बहुत इफेक्टिव बनाता है। एग्जामिनर एक नजर में सारे डिफरेंसेस देख सकता है, व्हिच मींस मैक्सिमम मार्क्स। गुड टिप. अब कंटेंट. इंडोजिनस और एक्सोजिनस चेंज में रियल वर्ल्ड का एक और एग्जांपल दे सकती हो? श्योर। एंडोजिनस चेंज है जैसे इंडिया में यूपीआई सिस्टम का डेवलप होना। ठीक है. एक्सोजिनस चेंज है जैसे के-पॉप का इंडिया में पॉपुलर होना। कूल ना? बहुत कूल. थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर. केस एग्जांपल्स हेडिंग के नीचे स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्वैक्यूटलर, फर्टाइल क्रेसेंट देना क्यों नॉन नेगोशिएबल है? एग्जाम्पल्स के बिना आपका आंसर सिर्फ थ्योरी रह जाता है। एग्जाम्पल्स उसे कॉन्क्रीट और बिलीवेबल बनाते हैं। दे आर द प्रूफ। राइट. कंटेंट क्वेश्चन. Why was evolutionism criticized for ethnocentric bias? क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी अपने कल्चर को एवोल्यूशन का फाइनल और बेस्ट स्टेज मानते थे और दूसरी सोसाइटीज को पिछड़ा हुआ या प्रिमिटिव लेबल करते थे। Got it. Structure, इंट्रोडक्शन में दोनों थ्योरीज को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। एग्जामिनर को शुरू में ही पता चल जाता है कि आप क्वेश्चन की कोर डिमांड समझ गए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, यू नो। लास्ट क्वेश्चन. मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी सिंथेटिक अप्रोच क्यों लेती है? Why not just choose one? क्योंकि रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है। कुछ चीजें हम खुद इन्वेंट करते हैं और कुछ दूसरों से सीखते हैं। दोनों ही सच हैं। एक को चुनना रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। Brilliant. Now pause and practice saying, लेट्स डू इट। evolutionism posits endogenous change through universal stages, while diffusionism emphasizes exogenous borrowing and unique historical paths. Practice. नाइसली पुट। तो मिनी रिकैप. In short, evolutionism is about growing on your own, while diffusionism is about learning from others. Incredible clarity. अब थोड़ा और डीप चलते हैं. Question from 2010 for 30 marks. Okay, a big one. Point out the differences in the concepts of classical evolutionism and neo-evolutionism in socio-cultural anthropology. Which stage of prehistoric culture is known as cultural evolution and why? Broad micro theme. The paradigm shift from 19th century unilinear theories of classical evolutionism to 20th century materialist and ecological frameworks of neo-evolutionism. The evolution of evolutionism. So the old school versus the new school. बिल्कुल, क्लासिकल evolutionism जो 19th century में था, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेस की कहानी थी। और neo-evolutionism? उसने 20th century में इसे अपडेट किया, कहा कि प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन नहीं है और इसके पीछे टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट जैसे मटेरियल फैक्टर्स होते हैं। इसका कोई एग्जांपल? इमेजिन क्लासिकल्स कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाएगा, इसी ऑर्डर में।
ठीक है। नियो एवोल्यूशनिस्ट आके कहते हैं नहीं, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स में आगे जाएंगे, कुछ साइंस में, और उनकी सक्सेस उनके पास अवेलेबल बुक्स और रिसोर्सेज यानी टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी। बहुत अच्छा एनालॉजी है। तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करेंगे? हम कह सकते हैं कि दोनों ही एवोल्यूशन की बात करते हैं, बट उनका कैसे और क्यों बिल्कुल अलग है। क्लासिकल 19th सेंचुरी प्रोग्रेस पर बेस था, जबकि नियो 20th सेंचुरी मटेरियलिज्म पर। चलो कंसेप्चुअल डिफरेंसेस पर आते हैं। फर्स्ट, एवोल्यूशनरी पाथ। क्लासिकल का पाथ यूनिलिनियर था, सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। और नियो का? या तो मल्टीलिनियर यानी अलग अलग एनवायरनमेंट में पैरेलल पाथ्स, या फिर यूनिवर्सल यानी पूरी ह्यूमैनिटी का ओवरऑल प्रोग्रेस। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ चेंज का क्या? क्लासिकल्स ने इसका कारण साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को बताया, सबका दिमाग एक जैसा सोचता है। और न्यू एवोल्यूशनिस्ट्स ने उन्होंने मटेरियलिज्म को कारण बताया। टेक्नोलॉजी और एनर्जी चेंज लाते हैं। मेथोडोलॉजी में भी फर्क होगा। जमीन आसमान का। क्लासिकल्स आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी करते थे, दूसरों के बायस्ड अकाउंट्स पर बेस्ड। और नियो? रिगोरस आर्कियोलॉजिकल डेटा और क्रॉस कल्चरल रेगुलरिटीज यूज करते थे। पर्सपेक्टिव ऑन प्रोग्रेस। क्लासिकल्स के लिए प्रोग्रेस मतलब गुडनेस एंड हैप्पीनेस था, एक मॉरल जजमेंट। और नियो एवोल्यूशनिस्ट्स के लिए? उन्होंने प्रोग्रेस को क्वांटिफाई किया। लेस्ली वाइट का फॉर्मूला C=E(x)T, कल्चर इज एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी। नो मॉरल जजमेंट, जस्ट मेजरमेंट। ओके, ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, न्यूलिथिक स्टेज को कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको कल्चरल एवोल्यूशन का मेजर इवेंट कहा। इसके कुछ की रीजंस हैं। जैसे कि? सबसे पहला, इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ और शहर बसाने का रास्ता खुला। एनर्जी के पर्सपेक्टिव से? लेस्ली वाइट के अनुसार एग्रीकल्चर ने स्टोर्ड एनर्जी बढ़ा दी, एनिमल्स और प्लांट्स के रूप में। और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी? LH मॉर्गन के हिसाब से इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, जिसने मोनोगेमस फैमिली को जन्म दिया। इसका कोई केस स्टडी है? हाँ, जूलियन स्टुअर्ट की स्टडी ने दिखाया कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशंस में इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर ने सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स बनाए। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ने कल्चर का फाउंडेशन रखा, बट उस पर एथनोसेंट्रिक होने का आरोप था। नियो एवोल्यूशनिज्म ने कल्चर को मटेरियल सर्वाइवल और इकोलॉजी से जोड़कर इसे करेक्ट किया। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग सब हेडिंग्स में एड्रेस करना क्यों क्रूशियल है? ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि आपने क्वेश्चन का हर पार्ट पढ़ा है और सिस्टमैटिकली आंसर कर रहे हैं। इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड इंश्योर्स यू डोंट मिस एनी पार्ट। गुड पॉइंट। अब कंटेंट। लेस्ली वाइट का फॉर्मूला C=E(T) का क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स? इसका मतलब है कि एक कल्चर उतना ही एडवांस्ड होगा जितनी ज्यादा एनर्जी वो यूज कर सकता है और जितनी एफिशिएंट उसकी टेक्नोलॉजी है। सिंपल। अंडरस्टूड। स्ट्रक्चर अगेन। केस स्टडी, जूलियन स्टुअर्ट स्टडी ऐड करने से न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वाला पार्ट कैसे स्ट्रांग होता है? ये आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट को एक रियल एम्पिरिकल स्टडी से बैक करता है। इससे आपका आर्गुमेंट पावरफुल हो जाता है। इट शोज यू हैव डन योर होमवर्क। कंटेंट क्वेश्चन। साइकिक यूनिटी और मटेरियलिज्म में आखिर बेसिक फर्क क्या है? साइकिक यूनिटी कहती है कि चेंज आइडिया से आता है, क्योंकि सबका दिमाग सेम है। ओके। मटेरियलिज्म कहता है कि चेंज मटेरियल कंडीशंस यानी टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से आता है। आइडिया वर्सेस मैटर। राइट। स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में E.B. टायलर की कल्चर की डेफिनेशन कोट करना एक अच्छा स्टार्ट क्यों है? ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है और शो करता है कि आप सब्जेक्ट के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। इट्स अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द एग्जामिनर। और आखिरी सवाल, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है फील्ड में जाए बिना सिर्फ दूसरों की लिखी हुई बुक्स और रिपोर्ट्स पढ़कर थ्योरीज बनाना। ये ऑफन बायस्ड और इनएक्यूरेट होता था। Okay, time to rehearse. लेट्स डू दिस। Classical evolutionism was unilinear and based on psychic unity, whereas new evolutionism is multilinear and materialistic, driven by technology and energy. Practice saying it. परफेक्ट। Mini recap. इन शॉर्ट, नियो इवोल्यूशनिज्म ने क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के व्हाट को हाउ और व्हाई से रिप्लेस कर दिया, मेकिंग इट मोर साइंटिफिक। Fantastic. अब एक specific concept पर focus करते हैं. Question from 2002, Universal Culture Evolution. A short note, broad micro theme. A new evolutionary sub-school focusing on the broad, long-range progress of mankind as a whole, rather than individual societies. Mankind's overall journey, the big picture. बिल्कुल, यूनिवर्सल कल्चर एवोल्यूशन इंडिविजुअल सोसाइटीज की छोटी-छोटी स्टोरीज को इग्नोर करता है। तो इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस पूरी ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर है। जैसे एक देश की इकोनॉमी नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखना। कोई एनालॉजी? सोचो हम सब एक बड़ी सी ट्रेन में है, जिसका नाम यूनिवर्सिटी है। ठीक है। में जा रही है, यानी ओवरऑल प्रोग्रेस उस पर फोकस करती है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? ये कॉन्सेप्ट 1940s के बाद आया। लेस्ली वाइट और वी गॉर्डन चाइल्ड जैसे थिंकर्स ने साइकिक यूनिटी की जगह एनर्जी और टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस का बेस बनाया। की मैकेनिज्म्स क्या थे इस यूनिवर्सल प्रोग्रेस के? सबसे पहला था एनर्जी हार्नेसिंग बाय लेस्ली वाइट। उनका लॉ C=E(T). मतलब जैसे जैसे एनर्जी कैप्चर बढ़ती है, कल्चर इवॉल्व करता है। यस। इसका केस स्टडी है मैनुअल एनर्जी यानी हंटर गैदरर्स से फ्यूल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तक का सफर। दूसरा मैकेनिज्म? आर्कियोलॉजिकल स्टेजेस बाय वी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने स्टेजेस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, जैसे सैवेजरी, पेलियोलिथिक, बारबेरिज्म, नियोलिथिक, सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज। इसकी केस स्टडी है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जिसने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ का दरवाजा खोला। और तीसरा? जनरल एवोल्यूशन बाय सालेंस एंड सर्विस। उन्होंने जनरल एवोल्यूशन को डिफाइन किया। क्या मतलब था इसका? ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जिसमें हायर कल्चरल फॉर्म्स ग्लोबली लोअर फॉर्म्स को रिप्लेस करती हैं। इसका केस स्टडी? एटॉमिक एज का आना,
जो इंडस्ट्रियल एज से आगे का जनरल एवोल्यूशन है। इस थ्योरी को आगे जाके क्रिटिसाइज भी किया गया। हाँ, जूलियन स्टुअर्ट ने इस थ्योरी को ओवरली जनरल कहकर क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये लोकल अडेप्टेशंस को इग्नोर करती है। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? फिर भी इसने एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी बिल्डिंग को जिंदा किया, जो बोआस के बाद थोड़ा कम हो गया था। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। स्ट्रक्चर। इस शॉर्ट नोट टाइप आंसर में बुलेट पॉइंट्स और केस स्टडीज यूज करना क्यों इफेक्टिव है? ये कम शब्दों में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पैक करता है। बुलेट पॉइंट्स क्लैरिटी देते हैं और केस स्टडीज पॉइंट्स को वैलिडेट करते हैं। एफिशिएंट एंड इंपैक्टफुल। कंटेंट। यूनिवर्सल एवोल्यूशन यूनिलीनियर एवोल्यूशन से कैसे अलग है? दोनों ही एक प्रोग्रेस की बात करते हैं। देखो, यूनिलीनियर कहता है कि हर सोसाइटी सेम स्टेजेस से गुजरेगी। राइट। यूनिवर्सल कहता है कि ओवरऑल मैनकाइंड आगे बढ़ रहा है, चाहे इंडिविजुअल सोसाइटीज अलग-अलग रास्ते लें। सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्ट्रक्चर। टेबल का यूज यूनिवर्सल एवोल्यूशन फ्रेमवर्क इस आंसर को कैसे एनहांस करता है? ये अलग-अलग स्कॉलर्स के आइडियाज को एक सिंगल कंपैरेटिव व्यू में रखता है, जिससे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। कंटेंट। सहलिन्स इन सर्विस का जनरल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेस्ली वाइट के आइडिया से कैसे मिलता जुलता है? दोनों ही बिग पिक्चर प्रोग्रेस की बात करते हैं। व्हाइट ने एनर्जी को पैरामीटर बनाया, सैहलन सर्विस ने कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन को, बट फोकस दोनों का मैनकाइंड एज अ होल पर है। ठीक है। स्ट्रक्चर। कंक्लूजन में क्रिटिक, जैसे जूलियन स्टुअर्ट्स व्यू मेंशन करना क्यों जरूरी है। ये एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिखाता है। आप सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिमिटेशंस को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। इट शोज इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। लास्ट क्वेश्चन, कंटेंट। एटॉमिक एज को जनरल एवोल्यूशन का एग्जांपल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने ग्लोबली एनर्जी कैप्चर और वॉरफेयर का पैराडाइम बदल दिया। It represents a leap in complexity and power for mankind as a whole, surpassing the industrial age. Excellent. Let's practice this one. I'm ready. Universal culture evolution, championed by Leslie White, views the progress of mankind as a whole, measured by increasing energy capture. Rehearsal. Perfect phrase. Mini recap. In short, universal evolution zooms out to see the forest, yani mankind's progress, instead of individual trees, yani specific cultures. Great. अब वापस रूट्स पर चलते हैं. A short note question from 1997. Classical evolutionism. The original blueprint. Broad micro theme, the 19th century theoretical framework positing that human culture evolves through universal, unilinear stages, driven by an inherent idea of progress. Anthropology's first theory. ये एंथ्रोपोलॉजी की सबसे पहली सिस्टमैटिक थ्योरी थी। इसका सिंपल आइडिया था, सारी कल्चर्स एक ही सीढ़ी यानी लैडर पर चढ़ रही हैं। From simple to complex. हाँ, सैवेजरी से सिविलाइजेशन तक, और इस सीढ़ी पर वेस्टर्न सोसाइटी सबसे ऊपर है। Real life example. स्कूल की असेंबली लाइन जैसा हर बच्चा नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास से गुजरता है। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के लिए सोसाइटीज भी ऐसी फिक्स क्लासेस से पास होती हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? E.B. टाइलर ने 1871 में कल्चर को कॉम्प्लेक्स होल डिफाइन किया और कहा कि ये ऑर्डरली इवॉल्व होता है। यहीं से क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की शुरुआत हुई। इसके कोर पोस्टुलेट्स क्या थे? सबसे पहला, यूनिलीनियर एवोल्यूशन। सभी कल्चर्स सेम स्टेजेस से गुजरती हैं, सैवेजरी, बार्बेरिज्म, सिविलाइजेशन। L.H. मॉर्गन ने इन स्टेजेस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। Okay. दूसरा, Psychic unity of mankind. सबका दिमाग एक जैसा काम करता है, इसलिए अलग अलग जगह पर लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स के सिमिलर सॉल्यूशंस निकालते हैं। जैसे? अलग अलग जगह पर सिमिलर फिशिंग नेट्स का मिलना। ठीक है। और क्या था? मॉर्गन के लिए प्रॉपर्टी एज अ ड्राइवर। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से किनशिप सिस्टम्स बदले, क्लासिफिकेटरी से डिस्क्रिप्टिव। और उनका मेथोडोलॉजिकल टूल? वो था सवाइजम्स। ये टाइलर का कॉन्सेप्ट था, पुराने कस्टम्स जो अब मीनिंगलेस है पर फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका कोई केस स्टडी? हैंडशेक, जो ये प्रूव करने के लिए था कि आपके हाथ में हथियार नहीं है। आज इसका वो मतलब नहीं, पर कस्टम जिंदा है। तो इसका कंक्लूजन? भले ही इस थ्योरी को एथनोसेंट्रिक और आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी कहकर क्रिटिसाइज किया गया, इसने एंथ्रोपोलॉजी को एक रैशनल साइंस बनाया और कल्चर की फाउंडेशनल डेफिनेशन दी। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। स्ट्रक्चर। शॉर्ट नोट में पोस्टुलेट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट करना क्यों सबसे अच्छा अप्रोच है? ये आपको टू द पॉइंट रखता है। आप कम स्पेस में थ्योरी के सारे कोर आइडियाज को क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं। नो फ्लफ, जस्ट सब्सटेंस। कंटेंट। सर्वाइवल्स का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में भी रेलेवेंट है। कोई एग्जांपल? डेफिनेटली, जैसे हम फॉर्मल ईमेल्स में डियर सर मैडम लिखते हैं, ये उस टाइम का सर्वाइवल है जब लेटर्स हाथ से लिखे जाते थे। ओह, दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। स्ट्रक्चर। J.G. फ्रेजर, E.B. टाइलर और L.H. मॉर्गन के स्टेजेस को टेबल में शो करना क्यों एक बेनिफिशियल मूव है? इट शोज द पैरेलल थिंकिंग अमंग दीज स्कॉलर्स इन अ वेरी कंसाइज वे, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप स्कूल ऑफ थॉट को डीपली समझते हैं। कंटेंट। साइकिक यूनिटी का आइडिया अपीलिंग क्यों था 19th सेंचुरी थिंकर्स के लिए? क्योंकि ये उन्हें एक यूनिवर्सल लॉ बनाने की पावर देता था जो ह्यूमन नेचर पर अप्लाई हो। It made anthropology feel more like a natural science, like physics or biology. I see. Structure. कंक्लूजन में थ्योरी की क्रिटिसिज्म के साथ-साथ उसका कंट्रीब्यूशन भी मेंशन करना क्यों जरूरी है? It provides a balanced and mature conclusion. It shows that you understand the theory's flaws, but also respect its historical importance. लास्ट वन, कंटेंट। मॉर्गन ने प्रॉपर्टी को इतना इंपॉर्टेंट ड्राइवर क्यों माना? क्योंकि उनके लिए प्रॉपर्टी रिलेशंस ही एक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली, किनशिप, गवर्नमेंट को डिटरमिन करते थे। It was the material base for everything else. परफेक्ट। चलो प्रैक्टिस करें। Let's do it. Classical evolutionism is based on unilinear progress
And psychic unity, using survivals as evidence for past stages. Rehearse now? Nicely summarized. तो इसका mini recap? In short, classical evolutionism was the first draft of anthropological theory, flawed but foundational. ये तो 2010 वाले क्वेश्चन जैसा लग रहा है on classical versus new evolutionism. Let's see इसमें क्या अलग है. Question from 1993. How do the approaches of the 19th century evolutionists differ from those of the new evolutionists? Discuss. बिल्कुल, थीम वही है, बट यहाँ फोकस सिर्फ डिफरेंसेस इन अप्रोचेस पर है. So we need to be more precise. Right. Broad micro theme. The paradigm shift from the 19th century unilinear socio-psychological framework of classical evolutionism to the 20th century materialist and ecological models of neo-evolutionism. Approach versus approach? The paradigm shift in detail. हाँ, ये पिछले क्वेश्चन का एक more focused version है. यहाँ हम approaches पर concentrate करेंगे. यानी उनका सोचने का तरीका, उनके टूल्स और उनके causal factors. बिल्कुल. Old school psychic approach versus new school materialist approach. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल. जैसे एक क्राइम सॉल्व करना हो. 19th century evolutionist का अप्रोच होगा कि इंसान की फितरत ही ऐसी है. ये हो गया साइकिक यूनिटी. ओके. न्यू एवोल्यूशनिस्ट का अप्रोच होगा कि क्राइम सीन के एविडेंस, मोटिव और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं. ये हो गया मटेरियलिस्ट एम्पिरिकल. देखा अप्रोच का फर्क? ब्रिलियंट. तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? 19th century evolutionists यानी क्लासिकल्स ने प्रोग्रेस के यूनिवर्सल लॉज ढूंढे जो ह्यूमन साइकी पर बेस्ड थे. नियो एवोल्यूशनिस्ट ने मटेरियल कंडीशंस और एनर्जी को कॉजालिटी बनाया. चलो की डिफरेंसेस इन अप्रोचेस देखते हैं. पहला, ट्रेजेक्टरी एंड पैटर्न्स. 19th century का अप्रोच यूनिलिनियर था, सबके लिए एक ही रास्ता. इसका सब्सटेंशिएशन? L.H. मॉर्गन ने आयरोकोव्स को लोअर बार्बरिज्म में रखा, उनकी पॉटरी के बेसिस पर. और न्यू एवोल्यूशनिज्म का अप्रोच? मल्टीलिनियर या यूनिवर्सल, अलग अलग रास्ते पॉसिबल हैं. इसका सब्सटेंशिएशन? जूलियन स्टुअर्ट ने 5 एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पैरेलल्स ऑफ लिमिटेड अकरेंस दिखाए. ये पैरेलल्स सिमिलर एरिड एनवायरनमेंट से पैदा हुए थे. ठीक है. दूसरा डिफरेंस, मैकेनिज्म्स एंड कॉजल फैक्टर्स. 19th century अप्रोच साइकिक यूनिटी पर बेस्ड था, चेंज दिमाग से आता है. सब्सटेंशिएशन? E.B. टाइलर ने सिमिलर फिशिंग नेट्स को इसका प्रूफ माना. और न्यू एवोल्यूशनिज्म? उनका अप्रोच मटीरियलिस्ट डिटर्मिनिज्म था. चेंज टेक्नोलॉजी और एनर्जी से आता है. इसका सब्सटेंशिएशन तो क्लियर है. हाँ, लेस्ली वाइट का C=E/T फॉर्मूला, जिसमें फ्यूल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया. तीसरा डिफरेंस, मेथोडोलॉजी एंड डेटा. 19th सेंचुरी में आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी थी, बायस्ड सेकेंडरी डेटा यूज किया. इसका सब्सटेंशिएशन? जेम्स फ्रेजर ने द गोल्डन बाउ बिना ट्रैवल किए लिखा. और नियो एवोल्यूशनिज्म का अप्रोच? एम्पेरिकल, इकोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल डेटा और कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट यूज किया. सब्सटेंशिएशन? स्टुअर्ट की शोशोन पीपल की स्टडी, जो दिखाती है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर पिनियन नट ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड था. इसका कंक्लूजन क्या है? ये शिफ्ट कंजेक्चुरल हिस्ट्री से एम्पेरिकल एडेप्टिव मॉडल्स की तरफ था. और सेलेंस एंड सर्विस ने इसको रेकनसाइल किया, राइट, को इंटीग्रेट कर दिया. चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग. स्ट्रक्चर. इस आंसर में हर पॉइंट के साथ सब्सटेंशिएशन या एग्जाम्पल देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन का डायरेक्टिव डिस्कस है, आप सिर्फ पॉइंट नहीं बता रहे बल्कि उसे एविडेंस के साथ प्रूव कर रहे हैं. इट एड्स वेट. कंटेंट. जूलियन स्टुअर्ट का कल्चर कोर कॉन्सेप्ट क्या है इन सिंपल वर्ड्स? कल्चर कोर कल्चर का वो हिस्सा है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट और सबसिस्टेंस से जुड़ा है, जैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी. स्टुअर्ट कहते हैं कि यही कोर बाकी कल्चर को शेप करता है. स्ट्रक्चर. पैरेलल्स ऑफ लिमिटेड अकरेंस फ्रेज यूज करने से क्या वैल्यू ऐड होती है? ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी शो करती है कि आपने सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा है. इट एलिवेट्स द क्वालिटी ऑफ योर आंसर फ्रॉम जेनेरिक टू एक्सपर्ट. गुड पॉइंट. कंटेंट. सैलेंस और सर्विस ने दोनों स्कूल्स को रिकंसाइल कैसे किया? व्हाट वाज देयर सॉल्यूशन? उन्होंने कहा कि दोनों सही हैं, बस अलग अलग लेवल पर. जनरल एवोल्यूशन क्लासिकल आइडियाज जैसा है और स्पेसिफिक एवोल्यूशन नियो एवोल्यूशनिस्ट आइडियाज जैसा है. स्ट्रक्चर. कंक्लूजन में सैलेंस एंड सर्विस का जिक्र करना क्यों एक परफेक्ट एंडिंग है? क्योंकि ये डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड देता है. ये दिखाता है कि डिबेट कैसे रिजॉल्व हुई और मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी ने इन दोनों अप्रोचेस को कैसे एब्जॉर्ब किया. कंटेंट. जेम्स फ्रेजर का एग्जांपल आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करने के लिए इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने 12 वॉल्यूम्स लिखे ग्लोबल मिथ्स पर, लेकिन कभी यूरोप से बाहर नहीं गए. इट्स द मोस्ट एक्सट्रीम एंड क्लियर एग्जांपल ऑफ द मेथड्स लिमिटेशंस. Okay, let's nail this. लेट्स डू इट. The 19th century approach was unilinear, psychic, and armchair based, while the neo-evolutionist approach is multilinear, materialistic, and empirical. दैट्स द एसेंस. So, a mini recap. इन शॉर्ट, नियो एवोल्यूशनिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजी को लाइब्रेरी से निकालकर रियल वर्ल्ड के मटेरियल फैक्ट से जोड़ दिया. अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं. A fundamental question from 1990. Evolution is biological and socio-cultural. Discuss. This connects the two big domains. Let's explore the synergy. Okay. Broad micro theme. The interconnectedness of somatic biological changes and extrasomatic socio-cultural adaptations in human evolution. Body and culture. A duet. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ह्यूमन एवोल्यूशन 2 ट्रैक पर चलता है. एक ट्रैक है बायोलॉजिकल या सोमैटिक, यानी हमारे शरीर में चेंजेस, जैसे बड़ा दिमाग. और दूसरा ट्रैक? दूसरा ट्रैक है सोशो कल्चरल या एक्स्ट्रा सोमैटिक, यानी हमारी टेक्नोलॉजी, लॉज, कस्टम्स. और ये दोनों ट्रैक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द लूप? बिल्कुल. हमारे हाथों का एवोल्यूशन, जो कि बायोलॉजिकल है, ने हमें टूल्स बनाने की कैपेबिलिटी दी. राइट.
फिर टूल्स जो कि कल्चरल हैं ने हमें बेटर फूड प्रोवाइड किया और उस बेटर फूड ने हमारे ब्रेन डेवलपमेंट यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट किया। Hmm. सी द लूप। वाओ, सो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? हम लेस्ली वाइट को कोट कर सकते हैं। उन्होंने कल्चर को एक्स्ट्रा सोमैटिक टेम्पोरल कंटिन्यूम कहा। ह्यूमन एवोल्यूशन सिर्फ स्पीशीज का चेंज नहीं है बल्कि कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी का भी प्रोग्रेशन है। चलो इन दो डिमेंशंस को आगे डिस्कस करते हैं। पहले बायोलॉजिकल डिमेंशन, ओके, सो सोमैटिक एवोल्यूशन, इसमें आते हैं फिजिकल अडेप्टेशंस। जैसे बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना और इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी ने टूल मेकिंग पॉसिबल किया। और न्यूरोलॉजिकल बेसिस, जी, E.G. स्मिथ ने कहा कि ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट कल्चरल इनोवेशन के लिए एक प्री कंडीशन था। इसकी कोई केस स्टडी? इनमिट लोगों में कोल्ड के लिए बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हैं, जैसे मेटाबॉलिक चेंजेस, और कल्चरल अडेप्टेशंस भी हैं, जैसे क्लोथिंग और हार्पून्स। परफेक्ट। अब आते हैं सोशो कल्चरल डायमेंशन पर, यानी एक्स्ट्रासोमैटिक एवोल्यूशन। इसमें है इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन। जैसे एल.एच. मॉर्गन ने दिखाया। हाँ, कि मैरिज और फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशंस आर्ट्स ऑफ सब्सिस्टेंस के साथ इवॉल्व हुए। इसमें पैराबोलिक पाथ का भी कॉन्सेप्ट है। यस, नियो एवोल्यूशनिस्ट ने सजेस्ट किया कि प्रॉपर्टी जैसे इंस्टीट्यूशंस कम्युनल से प्राइवेट और फिर वापस कम्युनल या स्टेट फॉर्म में जाते हैं। केस स्टडी, आयरकॉस कॉन्फेडरेसी दिखाती है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किनशिप से कैसे इवॉल्व हुआ। अब इन दोनों का सिंथेसिस यानी इंटरप्ले। यहाँ मेलिनोव्स्की की थ्योरी ऑफ नीड्स आती है। उन्होंने कहा कि कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस है जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेस्ली वाइट का फॉर्मूला भी यहाँ फिट होता है। C=E/T। कल्चर इवॉल्व करता है टू सैटिस्फाई नीड्स मोर एफिशिएंटली। इसकी केस स्टडी, शोशोन पीपल का सोशल स्ट्रक्चर उनके एनवायरनमेंट यानी पिनियोनर्ट्रीज से डायरेक्टली लिंक था। तो इसका कंक्लूजन, ह्यूमन एवोल्यूशन एक डुअल प्रोसेस है जहां बायोलॉजिकल कैपेसिटी कल्चरल इनोवेशन को एनेबल करती है और कल्चरल इनोवेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। स्ट्रक्चर, इस आंसर को ABC बायोलॉजिकल सोशो कल्चरल सिंथेसिस में डिवाइड करना क्यों लॉजिकल है? ये डिस्कस करने का बेस्ट तरीका है, पहले दोनों पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करो और फिर दिखाओ कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। कंटेंट, सोमैटिक और एक्स्ट्रासोमैटिक का क्या मतलब है? सोमैटिक मतलब ऑफ द बॉडी यानी बायोलॉजिकल, एक्स्ट्रासोमैटिक मतलब आउटसाइड द बॉडी यानी कल्चरल, जैसे टूल्स, आइडियाज, लैंग्वेज जो हमें जेनेटिकली नहीं मिलते। स्ट्रक्चर, इनोइट और शोशोने जैसे केस स्टडीज का यूज आंसर को कैसे स्ट्रेंथन करता है? इनविट एग्जाम्पल बायोलॉजिकल और कल्चरल अडेप्टेशन को एक ही ग्रुप में दिखाता है। शोशोने एग्जाम्पल दिखाता है कि कल्चर एनवायरनमेंट से कैसे डायरेक्टली लिंक होता है। ये रियल वर्ल्ड प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट, मालिनोव्स्की की थ्योरी ऑफ नीड्स इस डिस्कशन में कैसे फिट होती है? ये दोनों डायमेंशंस को जोड़ती है। वो कहते हैं कि कल्चर का पूरा पर्पस ही बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है। कल्चर इज बायोलॉजीज टूल किट। सिंपल। स्ट्रक्चर, लेस्ली वाइट का फॉर्मूला यहाँ दोबारा मेंशन करना क्यों अ गुड आइडिया है? क्योंकि ये सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन को क्वांटिफाई करने का एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म देता है। ये दिखाता है कि कल्चर एनवायरमेंटल मास्टरी में कैसे हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल सर्वाइवल में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा हाइपोथेटिकल। अगर बाइपेडलिज्म बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ना होता तो सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन पर क्या असर पड़ता? सोचो। बाइपेडलिज्म ने हमारे हाथों को फ्री किया। फ्री हैंड्स के बिना कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग जो कल्चरल एवोल्यूशन का फाउंडेशन है शायद पॉसिबल ही नहीं होता। एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट। Okay, let's get this right. Practice time. लेट्स डू इट। Human evolution is a dual process where somatic, biological capacities and extrasomatic, cultural adaptations are deeply interconnected. Practice this. A very academic and precise statement. Mini recap. In short, our genes gave us a big brain and our big brain created culture to help our genes survive. It's a feedback loop. और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर फ्रॉम 1985। ये इन पायनियर्स के स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर है। Okay, Contributions of Morgan and Tyler in the history and linguistics. a perfect way to end by honoring the founding fathers. Broad micro theme. The foundational role of E.B. Tyler and L.H. Morgan in establishing classical evolutionism through the reconstruction of human history and the analysis of socio-linguistic structures. The architects of anthropology, laying the foundation. हाँ, मॉर्गन और टाइलर ने एंथ्रोपोलॉजी को अजीबो-गरीब लोगों की स्टोरी से एक सिस्टमैटिक साइंस बनाया उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के टूल्स दिए। और लैंग्वेज किनशिप को स्टडी करने का तरीका बताया। इसका कोई एग्जांपल? आर्किटेक्ट्स टूल्स जैसे सर्वाइवल्स और किनशिप एनालिसिस प्रोवाइड किए, जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग पहले कैसी थी। नाइस। तो इंट्रोडक्शन। टाइलर और मॉर्गन ने एंथ्रोपोलॉजी को एक सिस्टमैटिक थ्योरी दी, यूनिलिनियर एवोल्यूशन। उन्होंने यूनिवर्सल लॉज ढूंढने की कोशिश की। चलो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। पहले कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यहाँ सबसे पहले आता है टाइलर का मेथड ऑफ सर्वाइवल्स। उन्होंने सर्वाइवल्स को हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने का टूल बनाया। केस स्टडी, द हैंडशेक। करेक्ट। फिर आते हैं मॉर्गन। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था सब्सिस्टेंस एंड प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री टेक्नोलॉजी यानी आर्ट्स ऑफ सब्सिस्टेंस से ड्राइव होती है। केस स्टडी। उनकी इरोक्वीज की स्टडी ने स्टेट यानी सिविटास के बर्थ को ट्रेस किया। और प्रॉपर्टी पर उनका काम, हाँ, प्रॉपर्टी इन सोशल एवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ने हिस्ट्री में मैट्रिलिनियल से पैट्रिलिनियल डिसेंट का शिफ्ट लाया। ओके,
अब contributions to linguistics and kinship analysis. यहाँ मॉर्गन का काम मॉन्यूमेंटल है। उन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजी को सिस्टमटाइज किया। 2 types में, right? हाँ, क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव। उन्होंने 139 सोसाइटीज को एनालाइज किया, जैसे मोरिस, जिनके क्लासिफिकेटरी टर्म्स को उन्होंने प्रोमिस्क्यूअस ओरिजिन से लिंक किया। लैंग्वेज के बारे में क्या कहा उन्होंने? उनके लिए लैंग्वेज एज अ स्टेज मार्कर। सिविलाइजेशन की शुरुआत फोनेटिक अल्फाबेट से हुई। और टाइलर का कंट्रीब्यूशन? उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन में लैंग्वेज को अक्वायर्ड हैबिट बताया। एक बहुत बड़ा आइडिया। तो इसका कंक्लूजन? भले ही उनके मेथड्स आर्मचेयर और बायसेस एथनोसेंट्रिक थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इसेंशियल और परमानेंट है। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक स्ट्रक्चर्ड साइंस बनाया। लेट्स स्टार्ट द क्रॉस क्वेश्चनिंग। स्ट्रक्चर। इस आंसर में कंट्रीब्यूशंस को हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक्स की सेपरेट हेडिंग्स में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली इन 2 एरियाज के बारे में पूछा है। ये स्ट्रक्चर सीधा क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता है, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। कंटेंट। मॉर्गन का क्लासिफिकेटरी वर्सेस डिस्क्रिप्टिव किनशिप का क्या मतलब है? क्लासिफिकेटरी सिस्टम में आप अपने फादर और फादर के भाई यानी अंकल को सेम टर्म से बुलाते हैं। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में फादर और अंकल के लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं। ओके। स्ट्रक्चर। टेलर और मॉर्गन दोनों के लिए अलग अलग केस स्टडीज, हैंडशेक, आइरोक्वास देना क्यों अ गुड स्ट्रैटेजी है? ये दिखाता है कि आप दोनों स्कॉलर्स के इंडिविजुअल वर्क को जानते हैं, ना कि सिर्फ उनके जनरल आइडियाज को। इट एड्स डेप्थ। कंटेंट। टेलर ने कल्चर की डेफिनेशन में लैंग्वेज को अक्वायर्ड क्यों कहा? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? इससे उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि कल्चर बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि सीखा जाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो आज तक वैलिड है। स्ट्रक्चर। कंक्लूजन में इसेंशियल एंड परमानेंट जैसे फ्रेजेस कोट करना आंसर को कैसे इंपैक्ट करता है? ये दिखाता है कि आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और एकेडमिक ओपिनियंस को पढ़ा है। इट एड्स अ लेयर ऑफ अथॉरिटी टू योर कंक्लूजन। लास्ट वन, कंटेंट। मॉर्गन के हिसाब से फोनेटिक अल्फाबेट सिविलाइजेशन का मार्कर क्यों था? क्योंकि उनके लिए रिटन रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, लॉ और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बेस थे, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के हॉलमार्क्स हैं। Let's practice the final one. गो फॉर इट। Morgan and Tyler contributed to history through survivals and arts of subsistence, and to linguistics by analyzing kinship terminology and defining culture as acquired. Rehearse. A perfect summary. Final mini recap. In short, Morgan and Tyler gave anthropology its first dictionary and rule book, allowing it to become a real science. Wow, what a journey. हमने 19th सेंचुरी के आर्मचेयर से निकलकर 20th सेंचुरी के एम्पेरिकल मटेरियलिस्ट मॉडल्स तक का सफर तय किया। बिल्कुल। आज की हमारी पूरी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम था द एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट ऑन सोशल चेंज। लेट्स क्विकली समराइज। Yes, let's. मॉर्गन ने सोसाइटी के एवोल्यूशन को एक स्ट्रेट लाइन यानी यूनिलीनियर में देखा, जिसे टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी ड्राइव करते हैं। Evolutionism versus diffusionism. ये खुद से इन्वेंट करना वर्सेस दूसरों से बोरो करना की फंडामेंटल डिबेट है। Classical versus neo-evolutionism. ये साइकिक यूनिटी से टेक्नो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पैराडाइम शिफ्ट है। नियो एवोल्यूशनिज्म ने एवोल्यूशन को साइंटिफिक बनाया। Universal evolution. ये पूरी ह्यूमैनिटी के बिग पिक्चर प्रोग्रेस पर फोकस करता है, जिसे एनर्जी कैप्चर से मेजर किया जाता है। Classical evolutionism, in short. एंथ्रोपोलॉजी की पहली थियोरी जो यूनिलीनियर स्टेजेस, साइकिक यूनिटी और सर्वाइवल्स पर टिकी थी। 19th C versus new approaches. ये कंजेक्चुअल हिस्ट्री से एम्पिरिकल डेटा ड्रिवन एनालिसिस की तरफ मूव था। Biological and socio-cultural evolution. इंसान का एवोल्यूशन एक ड्यूअल प्रोसेस है। हमारी बायोलॉजी और कल्चर हमेशा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और Morgan and Tyler's legacy. ये वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की नींव रखी, भले ही उनकी बिल्डिंग डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे। Final provocative thought. हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सोशल चेंज का कितना बड़ा ड्राइवर है। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दौर में क्या हम एक नए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बीच में हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या एआई हमारी फैमिली, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को उसी तरह बदल देगा जैसे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किया था? सोचना इस बारे में। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी इन डेप्थ डिस्कशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।